नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि बिहार में भी वोटर लिस्ट में खेला होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में 5 बजे जादू किया गया, कहा गया कि अचानक 5 बजे से वोटर लिस्ट में जो लोग थे वो आ गए और बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। कांग्रेस ने कहा कि 5 बजे जो बड़ी बड़ी लाइनें लग गई, वोटर लिस्ट बढ़ गई, उसकी वीडियोग्राफी दे दीजिए। चुनाव आयोग के पसीने छूट गए, आज तक वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं कराई है। नियम बदल दिया कि अब शायद 45 दिन के अंदर आप मांग लो वरना हम रद्द कर देंगे, इसको सब खत्म कर देंगे, कोई सबूत वबूत बचेगा नहीं, टाइप का मामला हो गया। बिहार के चुनाव से पहले क्या ये फिर खेला होगा? सारे विपक्ष ने कह दिया कि हम सड़कों पर आएंगे, इस बार आर पार। मजबूरी बन गई है कि अगर सड़कों पर नहीं आएंगे तो मामला बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। अगर वोटर लिस्ट में हजारों लाखों नाम जोड़े जाएंगे और ऐसे ही काटे जाएंगे। मैं कभी हिंसा के पक्ष में नहीं रहता, कभी नहीं चाहता, कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा जैसा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के लोग इतने नाराज हो गए कि वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त को जूतों से पीट दिया। लेकिन भारत में ये काम कभी नहीं हो सकता। भारत के लोग बड़े सहनशील है, सड़कों पर आएंगे, गांधीवादी तरीके से विरोध कर सकते हैं कि चुनाव आयोग संभल जाओ, काम करो। मनोज राजन त्रिपाठी जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी किताब एक कसारी मसारी को लेकर पूरे तमाम जगह सुर्खियों पे रहते हैं। लगभग हर हफ्ते में आप उनको एबीपी चैनल पर देखते रहते होंगे। मैंने उनसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। पूछा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा? योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों चलता है बार बार कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, दिल्ली में मंत्री बना दिया जाएगा? क्या दिल्ली दरबार योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? ऐसे तमाम राजनीति के बड़े बड़े सवालों पर मैंने मनोज जी से बात करी है। मैं आपको लेके चलता हूं सीधा मनोज राजन त्रिपाठी से। मेरा दावा, ये बातचीत आपको बहुत पसंद आएगी। बस पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं मनोज जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है मनोज राजन जी आपका। पहले लोग समझते थे कि ईवीएम में कुछ झोल है। पूरे देश में ईवीएम 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 इसको लेकर बहस होती रही। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले खुलासा किया कि भाई असली झोल तो वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में अचानक चुनाव से कई महीने पहले हजारों लाखों नाम जोड़ दिए जाते हैं, हजारों नाम काट दिए जाते हैं। और दिल्ली में तो उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया कि विधायकों और मंत्रियों के घरों के पते से चिट्ठियां गई कि इन सैकड़ों लोगों का नाम काट दो, जोड़ दो। तब लोगों को समझ में आया कि असली खेल वोटर लिस्ट में है। फिर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने लगातार महाराष्ट्र के रिकॉर्ड मांगे कि भैया शाम के 5 बजे अचानक से वोटिंग बढ़ जाती है और जो परसेंटेज बढ़ता है तो उस पर लंबी लंबी लाइनें होनी चाहिए, तो हमें वीडियो रिकॉर्ड दे दो। चुनाव आयोग ने एक बार नियम ही बदल दिया कि भैया 45 दिन के अंदर जो लेना लो और मांगते रहोगे, हम 45 दिन में देंगे नहीं, ये बात भी सब जानते हैं। अब आया मतलब बिहार का। लोग डरे हुए हैं कि बिहार में भी क्या वोटर लिस्ट में खेल होगा। तेजस्वी ने तो आरोप लगाया ही लगाया है कि भाई 8 करोड़ गरीब वंचित इनके नाम काटे जा रहे हैं, फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार हम सड़कों पर आएंगे। ये पहली बार है कि वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के बड़े धड़े ने कहा है कि हम सड़कों पर आएंगे, आर पार आएंगे। मैंने कल परसों के प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं किसी भी हिंसा में यकीन नहीं करता हूं, ना मैं उकसाता हूं। लेकिन बांग्लादेश की एक खबर वायरल हो रही थी कि वहां के लोगों ने चुनाव आयोग को जूतों से पीटा। किसी भी संवैधानिक संस्था को जब जनता को ये समझ में आ जाता है कि ये उसके अधिकारों का हनन कर रही है, जब जनता को लग जाए कि हमारे वोट कहीं जहां जहां हम डाल रहे हैं वहां जा नहीं रहे हैं, तो लोग जेपी के मूवमेंट की तरह सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा लगाते हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि भारत पे ऐसे हालात बने। आपको क्या लगता है कि वोटर लिस्ट में क्या वाकई धांधली कर रहा है चुनाव आयोग? विपक्ष के आरोप बेकार हैं? और बिहार में आपको क्या लगता है कि वोटर लिस्ट पे कुछ झोल है? आपका क्या मानना है? संजय भाई, आपकी बात शुरुआत जवाब देने से पहले मैं आपसे एक बात ये जरूर कह दूंगा, जो कि आपने भी कहा। हिंदुस्तान जो है वो चेकोस्लोवाकिया नहीं है, हिंदुस्तान श्रीलंका भी नहीं है, और हिंदुस्तान बांग्लादेश भी नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था या संवैधानिक पद जिस पर कोई बैठा है, कानून का राज सबसे ऊपर होगा। किसी भी जनता को, चाहे वो कितनी भी ज्यादा आंदोलित हो, किसी के स्कूटर का चाबी निकालना भी उसके लिए गैर कानूनी है। आप कहीं जाम नहीं लगाएंगे, आप कहीं तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और ये जनता को करना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं आपकी बात पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग अभी की नहीं है,
ये धुआं अभी से नहीं उठ रहा है। इस धुएं को मास्क पहन के, थोड़ी सी वाटर फॉगिंग करके दबाने की कोशिश की जा रही है। मसला जहां तक पहले ईवीएम को लेकर शुरू हुआ था, उसके बाद तमाम सारे राज्यों में यह बात आई कि विपक्ष ने कोई राज्य जीता, कोई राज्य सत्ता पक्ष ने जीता। सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। तो उसको बताने की कोशिश की गई कि क्या अब ईवीएम का दोष नहीं है। ईवीएम को तमाम सारे लोगों ने साबित भी किया, तमाम सारे लोगों ने कंडेम भी किया उसको, लेकिन अंततः ईवीएम को लेकर सवाल अभी तक थमे नहीं है। फिर आया महाराष्ट्र का चुनाव, और महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरीके से आखिरी के 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में वोटिंग का जो पैटर्न बताया, जो आंकड़े पहले वहां के प्रशासन के जरिए जारी किए गए और फिर 1-1.5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे बाद जो चुनाव आयोग ने जारी किए, उसमें एक मैसिव डिफरेंस था। यहां से यह बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं दाल तो पूरी काली नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। इसको देखना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं देखी गई, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो उदाहरण आपने दिया, वहां पे लोग इस बात को लेकर उग्र हो चुके थे। उसकी तुलना भारत से करना तो ठीक नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन एक अलार्म होता है। ये अलार्म उस संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को समझनी चाहिए कि अगर महाराष्ट्र के वोटिंग पैटर्न और अचानक परसेंटेज बढ़ना, कितने परसेंटेज, इतना परसेंट वोटिंग बढ़ गया, इसको लेके सवाल अगर खड़े होंगे तो उसके मैं सबूत जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि जो सवाल खड़े किए गए वो भी सबूत के साथ खड़े किए गए। उनकी ट्रिग्नोमेट्री समझाई गई, उनकी ज्योमेट्री समझाई गई, उनका बीज गणित, उनका अंक गणित सब समझाया गया। तो एक सवाल तो इस संवैधानिक संस्था पर आता है, क्योंकि वो खुले तौर पर सीधे जवाब दे नहीं रही है, और जब जवाब नहीं देती है तो शंकाएं और बढ़ती हैं, और जब शंकाएं और बढ़ती हैं तो आने वाले चुनावों को लेकर और झंझट शुरू होता है। अब आता हूं अरविंद केजरीवाल पर, जिन्होंने कहा था जोल वोटर लिस्ट में है, और अब ठीक सामने चुनाव है बिहार का, जहां पे 2 पार्टियां मैं मानता हूं, एक लालू यादव और एक नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी इसमें आके नीतीश कुमार के साथ है। अगर यह मुद्दा उठ गया है, अगर यह ऐलान हो गया है कि हम सड़क पर उतरेंगे, तो मुझे लगता है ऐसे वक्त पर 45 दिन बाद डिलीशन का जो नया नियम लाया गया है, इस वक्त इसकी घोषणा करने से बेहतर था कि पहले यह बताया जाता कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार में अब जो शंकाएं उठाई जा रही है, पहले उसका एक क्लियरिफिकेशन दिया जाए। और यहां पर मुझे यह कहना होगा कि कई संस्थाएं हैं जिन पर आरोप आते हैं, जैसे निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पे कि दंगे कराना चाहती है, गृह युद्ध कराना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। और कौन कह रहा है? सत्ताधारी पार्टी का एक व्यक्ति कह रहा है, सांसद। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट को सत्ता में रहते हुए कह सकता है, तो क्या विपक्ष को कुछ बात कहने का हक नहीं है? और जब वो कह रहा है तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। खुद चुनाव आयोग सामने आए और बताए कि आपकी शंका निर्मूल है, आपकी शंका बेवजह है, बेकार है, आप खामखा में बिहारी भाषा में शकिया रहे हैं। आइए हम आपका शक दूर किए दे रहे हैं। तो आपको दूर करना पड़ेगा, वरना इसका नतीजा सिर्फ चुनाव पर नहीं, सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब तक खिंचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो रवैया है, कांग्रेस शिकायत कर रही है, कांग्रेस जांच की मांग कर रही है, और चुनाव आयुक्त आते हैं वो शेरो शायरी करने लगती हैं। दूसरे चुनाव आयुक्त आते हैं वो बिना हस्ताक्षर का जवाब जारी कर देते हैं। यानी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब चुनाव आयोग बिना साइन के एक प्रेस नोट की तरह जारी कर दे रहा है।
इस देश के जनमानस में ये बात बैठ गई है कि जो हमारा चुनाव आयोग है, जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, वो सरकार की कठपुतली है। और ये बात मैं इसलिए कि कह रहा हूं कि हम एक दो नहीं दर्जनों घटनाएं देखते हैं कि चुनाव आयोग को जो काम है, जो कर्तव्य हैं, वो ठिकाने लगा दिए जाते हैं। सत्ताधारी कर्नाटक के चुनाव से लेकर आप राजस्थान के चुनाव तो आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, उन्होंने कर्नाटक में कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर वोट डाल के आओ। सीधा सीधा चुनाव में है, चुनाव आयोग के नियम में है कि आप धर्म का नाम नहीं ले सकते। ये बात अलग है कि लोगों ने बजरंग बली का नाम लिया, वहां पे वोट कांग्रेस को दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो चुनाव के नियम को उल्लंघन किया। उसके बाद तमाम मंत्री सांप्रदायिक जहर उगलने वाली भाषा बोलते रहे, लेकिन चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा था वो आमतौर पर विपक्ष के नेताओं पर कर रहा था। तो ऐसे में जब ये है कि अगर वोटर लिस्ट की जो डिमांड अब से नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव की जो डिटेल महीनों से कांग्रेस मांग रही है और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है, फिर किया जाए? कौन सुनेगा इसकी बात? मैं कहता हूं विपक्ष को छोड़ दीजिए। इस देश के एक एक नागरिक को यह समझाया जाता है कि वोट आपका अधिकार है। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो मेरी एक मित्र है, वो अपने पति के साथ वोट डालने गई और वो उससे पहले कई चुनावों में वोट डाल चुकी थी। लेकिन जब वो पहुंचती है और वो एक बहुत बड़े अखबार के बहुत बड़े पद पर है, मैं चूंकि वो पद पे है लिहाजा नाम नहीं ले रहा उनका, जब वो वोटिंग सेंटर पहुंचे तो वहां पे उनको पता लगा कि उनका तो नाम ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि उनका नाम गया कहां। क्लासिक चीज ये है कि उनसे फिर एप्लीकेशन भरवाई गई, उनसे फिर तमाम सारी खानापुरी कराई गई और अब कुछ दिन पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा आया है। मतलब क्या मजाक है। और पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पति भी अच्छे ओहदे पे हैं। वो लोग, अगर वो समझदार और पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बात करते तो वहां से आपको कहते नहीं, बटलोई का एक चावल बताता है कि चावल पका कि नहीं पका। तो जब आपने अधिकार दिया है कि वोट आपका अधिकार है, वोट डालने जाइए। वोट ही आपके मन की बात है, वोट ही आपकी पसंद और नापसंद को क्लियर करता है। तो विपक्ष को छोड़ दीजिए। अगर एक नागरिक, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मैकू और किसी प्रधानमंत्री सुलभ आवास में रहने वाला मुबीन, ये दोनों ही जब ये बात उठाएंगे तब चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात किसी राहुल गांधी ने कह दी, ये बात किसी विपक्ष ने कह दी, ये बात उन लोगों ने कह दी जो सत्ता पक्ष से दूर है या उनके गठबंधन में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। आपको ध्यान देना होगा कि सामने वाला कोई बात कह रहा है, वो आपको बात करनी पड़ेगी। और बात क्या है? प्रधानमंत्री ने क्या केवल बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा है? क्या पुलवामा कांड के दौरान सैनिकों के नाम पर वोट नहीं मांगा गया है क्या? सही बात है, हाँ, वो भी क्या मांगा। आप तो इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। याद करिए कि अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी और जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने क्या शमशान कब्रिस्तान नहीं किया था? उन्होंने कहा नहीं था क्या कि शमशान के नाम पर बजट कम जारी किया गया और कब्रिस्तान के नाम पर ज्यादा जारी किया गया? क्या शमशान कब्रिस्तान नहीं किया था उन्होंने? कहां था चुनाव आयोग? कहां था जब सैनिकों के नाम पे और सेना के नाम पर वोट मांगा जा रहा था? नहीं मांग सकते आप। जाइए, आप विपक्ष की बुराई करिए, आप जवाहरलाल नेहरू से लेके इटली तक का मुद्दा उठाइए और उस पर जाकर भाषण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाली गलौज नहीं होगी। धर्म के नाम पर आप किसी को उकसाएंगे नहीं। लेकिन यहां तो लीग बनी हुई है ना। कभी मंदिर के नाम पर वोट है, कभी शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट है। और देखिए फिर वही बात कि जनता जब अपने पे आती है तो अयोध्या भी हराती है, बिल्कुल ठीक बात है, फिर असली बात अयोध्या भी हराती है। तो आपने अगर वक्त रहते लोगों के मन में ये बात रख दी
कि नहीं हमारे साथ धांधली हो रही है, तो फिर बात वही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है। फिर ये नारा लगेगा, उग्र ना हो, लोग सड़क पर कुछ करेंगे, मौन प्रदर्शन करें, सब कुछ करें, लेकिन कम से कम दिखा तो दे कि आप साहब जहां बैठे हैं, जिस जगह पे, जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आपको मैकू और मुबीन दोनों की बातें सुननी है। आप उनको राहुल गांधी या किसी विपक्ष के नेता के तौर पे प्रोपेगेंडा मत दीजिए। आप जानिए कि महाराष्ट्र से उठा वोटर लिस्ट का मुद्दा आखिर बिहार तक क्यों सड़क का मुद्दा बनने जा रहा है। उस सड़क पर आपको खड़े होकर खुद ये संबोधित करना है कि हम इसको हर चीज को ठीक करने जा रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो हम देखते हैं। ये सब किया नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिना दस्तखत का एक प्रेस नोट जारी कर दिया और बाद में 45 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग का नियम बता दी। मैं अगर होटल में जाता हूं तो होटल वाला कहता है कि जरा अपना आधार कार्ड दे दीजिए। मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाऊं तो कहता है आधार कार्ड दे दीजिए। बैंक का खाता खोलने जाता हूं तो कहता है आधार कार्ड चाहिए। तो वोटर लिस्ट को जो आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात थी, उसमें कौन सा बड़ा भारी एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा काम है? वोटर लिस्ट को सीधा आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, मतदाता जोड़िए। सूची तो में। भाई आपने इनकम टैक्स से लेके जीएसटी तक हर पैन, हर आधार को जोड़ दिया है, ताकि आपका जहां आधार लगे उसकी इंफॉर्मेशन भी सामने आ जाए, आपका जहां पैन लगे वो आधार रिफ्लेक्ट कर दे। सीधी सी बात है, आपको वोटर आईडी को आधार से लिंक कर देना चाहिए। जैसे ही आपको बढ़ना किस तरफ है, आपको उसी तरफ बढ़ना है ना। आप कुछ दिन बाद सपना देख रहे होंगे ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएंगे। आदमी के पास एक ऐप होगा, उसके कुछ मानक होंगे, फिर आप उससे वोटिंग कर सकेंगे। हम वो दिन भी तो देख रहे होंगे। हम वो दिन पे तो देख रहे हैं कि जब सड़कों के जाम से बचने के लिए फ्लाइंग टैक्सीज भी आ जाएंगी। हम तो उस दौर में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो उस दौर में सिर्फ वोटिंग को लेकर आधार और वोटर आईडी आखिर क्यों एक दूसरे के साथ लिंक नहीं की जा रही है? जिस दिन लिंक कर दी गई, एक छोटा सा खाता संजय भाई आप खुलवा लीजिए जाके, वो आपका आधार लेगा और आधार आपका थंब देखेगा। बॉम्बे मेरे पास एक फ्लैट है जिसकी हर साल, जिसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, री एग्रीमेंट होता है। और हर बार जो बॉम्बे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका एक बंदा लैपटॉप लेकर आता है और वहीं पर वो उसको दोबारा एग्रीमेंट कराता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं वहां पे, वहां की सोसाइटीज मजबूत है। जब वो ये कर रहा है, एक प्राइवेट आदमी के घर में एक प्राइवेट किराएदार रहने वाले के बीच का जो एग्रीमेंट है, अगर उसमें आधार लिंक होकर सारी चीजें सामने हो रही है, तो वोटर आईडी को सीधे आधार लिंक कर दीजिए। तो ये जो आपके हिसाब से निराधार बातें हैं, उनको कम से कम आधार तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या लगता है आपको, ये मांग बहुत तेजी के साथ विपक्ष को नहीं उठानी चाहिए? विपक्ष को इसके लिए एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहिए कि भाई वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करिए? विपक्ष को चाहिए कि वो एकजुट होकर इस पर करे। अगर इसमें किसी भी तरीके की धांधली है, अगर मैं शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि अभी नतीजा आना बाकी है, अभी जांच बैठाई जाना बाकी, जांच बैठाई तो गई नहीं है, अभी उस पर एक क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। अगर इस तरीके की कोई शको शुबा है, जैसे सीए कानून को लेके बहुत सारे शको शुबा थे लोगों में, आपने उसको क्लियर किया कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उत्तर प्रदेश में नजूल का बिल ले आया गया, बाई सर्कुलेशन पास भी हो गया, विधानसभा में आ भी गया, और इससे पहले कि उसको पास किया जाता, अचानक दिल्ली से एक फोन आता, नहीं इसको रोक दो, क्योंकि गड़बड़ होने वाली थी। तो अगर कोई संभावित या किसी आशंका के तहत कोई गड़बड़ी होने जा रही है, तो आपका फर्ज है कि उसको रोको। अगर आप नहीं रोक रहे हैं, तो फिर इसी जनता को यह भी अधिकार है कि वो ये भी सोच सके कि लगता है इसमें आपका कोई फायदा है।
बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हुई बात इस बात की कि स्थिति कहाँ जाएगी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है या नहीं है। लेकिन अब एक और मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, बार-बार डेट बढ़ रही है, डेट कम हो रही है। इस बीच में होश बोले जी संविधान को लेके विवाद पैदा कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला इतना टल क्यों रहा है? इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों में टाइम लगता है। अखिलेश यादव को तो उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष करके आशीर्वाद भी दे दिया कि आप तो अपनी पार्टी में 25 साल तक अभी अध्यक्ष रहे। तो वो एक सटायर था, वो एक चुटकी थी, वो एक मतलब एक कहने वाली बात थी कि उन्होंने परिवारवाद की तरफ इशारा किया कि हमारी पार्टी परिवार बनी। अरे पार्टी परिवारी जैसी तो चला ही रहे आप। सही बात, यही तो कर ही रहे हैं आप, यही कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके कोई अध्यक्ष, तमाम सारे अभी उत्तर प्रदेश में 2 या 4 जिले हैं जिनके अभी अध्यक्ष तय ही नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का मसला भी फंसा हुआ है। ऐसे में होता क्या है कि जो अध्यक्ष तय नहीं हो पाता है, ना वो फैसले ले पाता है और ना नए वाले को मौका मिल पा रहा होता है। ये तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मसला संघ और पार्टी के बीच में फंसा हुआ है। संघ तय करेगा, पार्टी तय करेगी क्या करना है। कुछ ऐसे नाम, जैसे मैं इसको मरमरी ही कहूंगा, बीच में एक नाम आया था योगी आदित्यनाथ का, बाकी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मुझे तो लगता ही नहीं है कि भाजपा का जो आला कमान है वो योगी आदित्यनाथ को कुछ भी बनाना चाहता है। हाँ, सही बात है। वो तो बल्कि ये भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से भी उनको हटा दिया जाए। और बड़ी कोशिश लगी हुई है, पिछले योगी 1 गवर्नमेंट से लेके योगी 2 गवर्नमेंट तक वो कोशिश लगी हुई है। खुद ही भाजपा के विधायक जाके 150 विधायक विधानसभा के अंदर जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बवाल करने लगते हैं। हरीश द्विवेदी हो बस्ती के या खरवार हो इधर सोनभद्र, ये अपनी सरकार के खिलाफ पत्र लिखने लगते हैं। वहां पर जो एक टेंशन चल रही है, उस टेंशन के बीच में मैं सिर्फ एक नाम की बात कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का नाम आया। योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री रहने नहीं देना चाहते, योगी आदित्यनाथ को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनने देंगे? ऐसे कई नाम हैं। संजय जोशी, शिवराज चौहान का भी नाम आता है, उनका नाम भी आता है, लेकिन वो गले नहीं उतर रहा है। किनके? 2 लोगों के बीच में। वही दो लोग तय करेंगे कि आखिर उनको अगला जेपी नड्डा चाहिए। उनको अगला जेपी नड्डा चाहिए। वो नड्डा की तलाश नहीं हो पा रही है। वो नड्डा कौन बनेगा, इसके लिए कौन तैयार होगा? क्योंकि कभी कभी जनता भी उकता जाती है और कभी कभी विद इन पार्टी भी इस तरीके की उमस होती है, घुटन होती है। वो चाहते हैं कि नए तरीके से सारी चीजें चले। कोई अगर किसी सिंगल मैन पार्टी में, मायावती की पार्टी में मायावती फैसला लेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि यहाँ कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब ये भी तो वही कर रहे हैं, मालूम ही नहीं कि किसको बनाएंगे। बन जाएगा नहीं, किसको बनाएंगे ये तय करना है, और इसी के बीच में ये मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सितंबर में प्रधानमंत्री जी 75 ईयर पूरी कर लेंगे। इस आधार पे बहुत सारे लोगों के टिकट काटे गए थे कि भाई 75 साल के जो पूरे हो जाएंगे वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। मुझसे कल भी कई लोगों ने पूछा कि क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी सितंबर के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे या कुछ नया नियम कायदे कानून लाएंगे? क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी सितंबर के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या फिर कहेंगे ऐसा कोई कानून नहीं है? मुझे नहीं लगता। बड़ा सोच के बोले आप। मैं सोच के नहीं बोला, मैं असल में कलराज मिश्रा या इन लोगों के नाम याद करने लगा था जिनके टिकट 75 साल पूरे होने पे काटे गए थे। लंबी नाम याद करने लगा था। लंबी लिस्ट। फिर वो कलराज मिश्रा और वैसे तमाम सारे नेता जिनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, अचानक मैंने जहन में एकदम से एक तस्वीर आई और नरेंद्र मोदी मुझे चलते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगा ना बाबा, अभी वो वक्त नहीं आया है कि 75 साल होने पर भी नरेंद्र मोदी को
मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। एक छोटा सा प्रस्ताव पारित होगा, उस प्रस्ताव में कह दिया जाएगा कि भाई पार्टी हित में ये फैसला लिया जाए, क्योंकि तब तक जब तक सारी चीजें तय नहीं हो पाती। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, सितंबर दूर नहीं, और मैं चाहता हूं कि उनके बर्थडे के बाद का जो दिन होगा, अगला दिन, उस दिन मेरे संग एक लाइव करिएगा और उस दिन तय करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि मेरी आज की बात एक बार फिर चला दीजिए, अगर आपके पास आर्काइव में पड़ा हो तो। मार्गदर्शक मंडल में बर्थडे के बाद नहीं जाएंगे। अच्छा, पार्टी के जो सांसद हैं उनके मन में क्या चल रहा होगा? मतलब वो दिल से क्या चाहते हैं? ऊपर से तो उनको लगता होगा मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लेकिन आपकी तो तमाम नेताओं से बात होती है, पार्टी के अंदर भी तो एक घुटन पैदा हो रही है, एक दर्द पैदा हो रहा है कि सांसद बिल्कुल हेडमास्टर की तरह डपट दिए जाते हैं, डांट दिए जाते हैं, कोई हैसियत नहीं बची। जैसे यूपी के अंदर मिनिस्टर्स की हैसियत नहीं बची है, यूपी के विधायक और मंत्रियों को अफसरशाही चपरासी की तरह ट्रीट करती है, ऐसी दिल्ली के सांसद को लगता है कि उनकी हैसियत भी वैसी ही है। उनके मन में क्या चल रहा होगा कि भैया अब 75 साल पे जाइए भाई साहब, बहुत हो गया, ऐसा लगता है कुछ? मुझे ऐसा लगता है, फिर उत्तर प्रदेश से बात इसलिए शुरू करना चाहूंगा कि आबकारी हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, राजस्व विभाग हो, इनमें उनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री तबादले नहीं करा पाते। अफसर अपनी तरफ से प्रस्ताव लाते, प्रस्ताव उनको किनारे करना पड़ता है। यहां के एके शर्मा जो ऊर्जा, नगर विकास, आवास सब रखे हुए मोदी जी के ब्लू आइड बॉय हैं, जिसको लेकर, जिनको गृह विभाग देने को लेकर योगी वन सरकार में ही सबसे पहले झंझट शुरू हुआ था। वो व्यक्ति बाराबंकी के एक सब स्टेशन में जाता है इंस्पेक्शन करने। हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होता था तो गमले लग जाते थे, चूना छिड़क जाता था। वो जब जाते हैं, ऊर्जा मंत्री, प्रदेश का ऊर्जा मंत्री जाता है, उस सब स्टेशन की लाइट चली जाती है और टॉर्च की रोशनी से वो रजिस्टर देख रहे होते हैं। तो ये हैसियत बताने के लिए किस्सा बताया आपको। यही हैसियत ऊपर भी सांसदों की है। एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी पता नहीं आपको कैसी लगेगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, सांसदों से, मंत्रियों से जो मेरी बात होती है, वो काफी कुछ ये कहते हैं कि मोदी जी के रहते फिर भी सब एक है। मोदी जी इतना बड़ा नाम हो चुके हैं उनकी पार्टी का कि जब वो प्रधानमंत्री के पद के लिए आए थे तो राजनाथ सिंह को बतौर अध्यक्ष उनका नाम करना पड़ा, जबकि विद इन पार्टी नहीं चाहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। ये सारे लोग अब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना जो कद पार्टी के अंदर बन गया है, उनके रहते ये पार्टी फिर भी कुछ नहीं बोलती है, घुटन में भी सांस लेती है। लेकिन उनके जो सक्सेसर हैं, वो सक्सेसर हैं, यूं देखा जाए, राजनीतिक समझ लगाई जाए, पार्टी की स्थिति देखी जाए, तो कोई भी मुद्दा होता है, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को ही तो आगे करते हैं। तो ये तय है कि उनके हिसाब से सक्सेसर अमित शाह है। अब यही तो योगी आदित्यनाथ से झंझट है, यही झंझट है। वो प्री डिसाइडेड सक्सेसर है, और योगी आदित्यनाथ ने अपना हिंदूवाद और अपना स्टाइल में भगवा वस्त्र धारण करके अपनी जो इमेज बना ली है, वो अचानक उनके कंपटीटर हो गए। तो अगर नरेंद्र मोदी हैं तो ये सांसद फिर भी एकजुट हैं, लेकिन अगर इसमें अदला बदली होती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। विद इन पार्टी मैं भी वो कल्याण सिंह का दौर भी देख सकता हूं, वो एक समय देख सकता हूं, क्योंकि पार्टी को एकजुट रखना सिर्फ डंडे के वश की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, डंडे के वश की बात नहीं है। और अभी अगर कोई सक्सेसर दूसरा बनता है, या आप कह रहे हैं कि बर्थडे के बाद ऐसा हो जाएगा, तो बात इतनी आसान नहीं होगी, इतनी आसान नहीं होगी सारे सांसदों को संभाल पाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये लग रहा है इतना आसान नहीं होगा और हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। ये तो मनोज राजन त्रिपाठी। पूरी बातचीत सुन के आपको 100% मजा तो आया ही होगा।
आप प्यार भरा कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बताइएगा ज़रूर बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।